ईरान के ऊपर बहुत सारी चीजें ये कही जाती है ना कि ईरान अपने लोगों को खुशहाल नहीं रख पा रहा है। तो इसमें क्या ईरानियन लीडरशिप की गलती है, या गलती उन सब लोगों की है जो पूरी ताकत लगा के ईरान को घेर के उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, उनके लोगों को तंग करते हैं, उनको अपनी ही प्रोडक्ट्स बेचने की आजादी भी नहीं देते, क्योंकि कंट्रोल है यूएन के ऊपर, उनके पास वीटो की पावर है। ये भी एक आयाम है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ईरान के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर भी को भी, और ईरान के बाहर जो ईरान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके ऊपर, उनको भी। आप दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक तरफ है ट्रंप साहब, अभी उससे पहले भी उनके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स थे, और नेतन्याहू साहब हैं, ये दूसरी तरफ है उनकी। उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते रहते हैं कि वो अपनी वीटो की पावर का नाजायज इस्तेमाल करके यूएन के सैंक्शंस को का भी खिलाफत करके गैर कानूनी तरीके से एटॉमिक बम भी बनाते हैं और पूरी दुनिया में बेईमानी और बदकारी फैलाते हैं। ये इल्जाम खास तौर पे ज़ायनिस्ट ताकतों के ऊपर, मोसाद के ऊपर और इजरायली लीडरशिप के ऊपर आज से नहीं, शुरू से लगते आए। अब एक एप्स्टीन फाइल्स जो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसमें करीब 6 लाख के करीब फाइल्स हैं, उसमें यह साबित होता है कि एप्स्टीन अभी वो मर गए या जिंदा हैं ये भी नहीं पता है। ये भी कहा जा रहा है कि उनको मोसाद एजेंट थे वो, और वो मोसाद ने उन्हें निकाल के अपने सेफ हेवन में ले लिया। एप्स्टीन एक कहते हैं ना पूरी देग में से एक चावल है, एक एप्स्टीन नहीं है मोसाद और ज़ायनिस्ट ताकतों के पास, एप्स्टीन ही एप्स्टीन है। लेकिन एक ही की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक के सबूत अभी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। क्या है इल्जामात जो कि अमेरिका की और जो इजराइल की सबसे टॉप लीडरशिप है उनको मना नहीं कर पा रही है, इल्जामात को मना नहीं कर पा रही है कि वो छोटे छोटे बच्चे, मर्द और औरत बच्चे, यानी कि बच्चे और बच्चियां तो घेर के लाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको परोसते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले बड़े बड़े लोगों को परोसते हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को, इसलिए ताकि उनका यौन उत्पीड़न कर सकें, वो उनका रेप कर सकें, बलात्कार कर सकें, उनको खा सकें। उल्टी आ जाएगी आप लोगों को अगर मैं वीडियोस दिखाना शुरू करूं, आप लोग पूरी सुनने वाले सबको उल्टी आ जाएगी। उल्टी जिंदा जला के खाते हैं बच्चों को, काट काट के उस पे रख के आग पे, छोटे छोटे बच्चों को। और ये उनका कल्ट है, ये उनका तरीका है, ये उनका एक तरह का मजहब है। जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होते, ये इल्जाम है उनके ऊपर, तो पैदा नहीं हुए होते उन्हें माओ के पेट से निकालकर काट के खाते हैं क्योंकि वो उन्हें टेस्टी लगते हैं। ये इल्जाम हैं उनके ऊपर, और उसके सामने मैंने अभी आपको ईरान के ऊपर और ईरान की लीडरशिप के ऊपर जो इल्जाम हैं वो बताए। तो जिन लोगों का कैरेक्टर ऐसा होगा, उनकी रूहें, आत्माएं, सोल्स नहीं हैं, अगर हैं तो वो शैतानी सोल्स हैं, वो शैतान के नुमाइंदे हैं, और वो उस बात को कहते भी हैं, हम वो कल्ट फॉलो करते हैं। मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा, दिल कड़ा करें, इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च करें कि इन लोगों के कैरेक्टर क्या है, औरतों के बारे में नहीं, बच्चे और बच्चियों दोनों के बारे में। इसके बरक्स ईरान के ऊपर क्या इल्जाम है कि वो हिजाब पहनाते हैं, हिजाब पहनाने की जोर जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी इल्जामात की बात हो रही है सिर्फ। अभी हिजाब पहनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, पायलट बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, हिजाब पहनो। लेकिन ये इल्जामात हैं उनके ऊपर, जबरदस्ती करते हैं नहीं करते हैं एक दीगर बात। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें जबरदस्ती करते हैं नहीं करते हैं दीगर बात है, करना पड़ती होगी। मैं मानता हूं कुछ ज्यादतियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो बच्चे खाते हैं, बच्चों के बलात्कार नहीं करते, जिंदा जला जला के जिंदा बच्चों को काट काट के खाते हैं, इस तरह के लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ईरान के ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, वो सबसे बड़ी उसकी ताकत भीतरघात, जासूसी, खुद अंदर से धोखाधड़ी करने वाले लोगों से हुए हैं। आमने सामने की लड़ाई में नहीं हुआ है उनका नुकसान कुछ भी, खुद अंदर के लोग। तो ये हैं दो साइड्स कि अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये फैसला करें, और उसके बाद एक साइड लें, जिसको भी वो अच्छा समझते हैं उसकी साइड लें। ईरान के ऊपर यह इल्जाम है कि वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकता है और वो बनाने की कोशिश कर रहा है। सामने वाले लोग एटॉमिक बम बनाए बैठे हैं और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप साहब की अगर बात सुनी जाए तो अभी उन्होंने लेटेस्ट स्पेन के जो उल्टी तरफ से चलना शुरू करता हूं, जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज साहब,
उनको पता नहीं क्या क्या बोला है और ये कहा है कि उनकी जो बेसिस हैं हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। किसकी? स्पेन की। क्योंकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पेड्रो सांचेज साहब ने यह कहा है कि हम इस गैर कानूनी लड़ाई में, भले ही हम नाटो के मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है उसके मेंबर हैं, हम इस गैर कानूनी लड़ाई में अपने बेसिस को, अपनी सरजमीन को, अपनी धरती को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान अमेरिका के अटलांटिक ओशन के पास नहीं गया है, वॉशिंगटन के पास नहीं गया है कुछ भी करने। ईरान अपने घर में बैठा है। तो पेड्रो सांचेज साहब के लिए ये कह रहे हैं वो। अब ये तो हो गई एक बात कि दुनिया में लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और उसकी फिर तरफदारी करनी पड़ेगी, खड़ा रहना पड़ेगा इस लड़ाई में जिसमें दो तरफ हैं। जीत कौन रहा है? जीत रहा है या जीत गया? ये मेरा ओपिनियन है जिसको मैं चाहता हूं लोग सोचें, समझें, ध्यान से देखें। जीत रहा है इस लड़ाई में ईरान, जीत गया है इस लड़ाई में ईरान। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक जितने भी न्यूट्रल एनालिस्ट हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, खुद अमेरिका के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गया, क्योंकि इसमें जीत का कोई एंड गोल ही नहीं है। ट्रम्प साहब के पास कोई एंड गोल नहीं है कि जीत कैसे जाएंगे, और वो अपने गोल पोस्ट बार बार बदल रहे हैं। पहले एटॉमिक, उनको एटम बम नहीं बनाने देना, फिर उनको कुछ लोग याद दिलाते हैं कि वो तो आपने 6 महीने पहले ही खत्म कर दिए थे, आपने ही कहा था कि उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। फिर उनके पास मिसाइल नहीं होने चाहिए, वो चेंज किया। फिर उनके पास नेवी नहीं होनी चाहिए। ये सब गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई एंड गोल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल की वजह से लड़ाई शुरू की है उन्होंने। जब तक एप्स्टीन फाइल को दबा नहीं दिया जाएगा, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो उनका एंड गोल ही कुछ नहीं है। ईरान का एंड गोल पूरा हो चुका है। उसने दिखा दिया है कि अगर ईमान है, अगर ईमानदारी है, अगर बहादुरी है, तो सारी दुनिया की बुरी ताकतें इकट्ठी भी हो जाएं तो एक अकेले मुल्क को हरा नहीं सकती। बल्कि एक अकेला मुल्क जिसके पास सैंक्शंस, 50 साल से सैंक्शंस है, जिसके ऊपर हर तरह के दबाव, घेराबंदी है, उसने फिर भी हरा दिया, क्योंकि उसकी जीत इसमें है कि वो खड़ा है। मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स बताने लगूं तो मैं बोलूंगा, प्रवीण स्वामी साहब हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, उनकी आप देख सकते हैं जाके, वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कि ईरान ने अपने दिमाग से, अपनी बहादुरी से और अपनी ईमानदारी से, अपने हौसले से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ इकट्ठे हरा दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ईरान ने जो उसके चारों तरफ कंट्रीज हैं उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये बात सरासर गलत है। इन सभी देशों की पब्लिक जो जिसकी सरजमीन पर ईरान ने हमले किए हैं, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी भी है ईरान के लोगों ने, हम सिर्फ और सिर्फ जहां जहां ज़ायनिस्ट ताकतें छुपी बैठी हैं इन मुल्कों में, और जहां जहां अमेरिकन ताकतें छुपी बैठी हैं जो इन मुल्कों का भी नुकसान कर रहे हैं, सऊदी अरब का भी, बहरीन का भी, कतर का भी, जॉर्डन का भी, इन सब देशों के अंदर जो उन्होंने हमले किए हैं सिर्फ और सिर्फ मोसाद की ताकतों के ऊपर और CIA और अमेरिकन ताकतों के ऊपर हमले किए हैं, वहां की आम आवाम के ऊपर बिल्कुल हमले नहीं किए हैं। और उसका सबूत यह है कि कतर, बहरीन और UAE में जो अमेरिकन नेवल बेसिस थी, एयरफोर्स बेसिस थी, उसको तबाह कर दिया गया। ये दावे करे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और इसका कोई मुखालफत नहीं की जा रही है दूसरी तरफ से। इसके अलावा जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया, और उसके अलावा ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसको रोक पाने की ताकत दिन ब दिन इजराइल और अमेरिका के पास कम होती जा रही है। इसका फायदा अल्टीमेटली ईरान को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा इसका सऊदी अरब के लोगों को, कतर के लोगों को, बहरीन के लोगों को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोगों को, जॉर्डन के लोगों को। क्योंकि यहां सभी, इन सभी देशों में कौन बैठा है सर पे? मोसाद और अमेरिकी लोग, जो क्या कहते हैं, तुम अपना पेट्रोल हमारे कहने से बेचोगे, तुम सांस हमारे कहने से लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ईरान। वहां की पब्लिक के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। अब 70 लाख के करीब अमेरिकन हैं मिडिल ईस्ट में, जिनको यह बोल दिया है आखिरी खबरों तक, अब तो थोड़ी बहुत राहत उनको आ रही है,
अमेरिकन ने ये बोल दिया है, जो हेल्पलाइन थी वहां पे ये रिप्लाई आ रहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप वहां से निकलो, कैसे निकलोगे ये आपके ऊपर है, हमें नहीं पता। ये है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का अपने 70 लाख सिटीजन, अपने बाशिंदों के लिए रिएक्शन। और ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रेजीम है, उसका क्या है, उनका सुप्रीम लीडर जो है ईरान के लोगों का, वो सबसे आगे खड़े रह के, भागना चाहते तो भाग सकते थे, सबसे पहले कुर्बानी शहादत देने के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाली लीडरशिप है। और सब अपने लोग, जो 70 लाख लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ के भागने वाली दूसरी लीडरशिप है। अच्छाई और बुराई में फर्क यहां भी तय हो जाना चाहिए। एक और फायदा हुआ है ईरानियन स्ट्राइक से, और सऊदी अरब और कतर के लोगों ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा भी है रंगे हाथों, ऐसी भी खबरें आ रही हैं निकल के, जो उनके अंदर रह के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, उनके पेट्रोलियम की जो इदारे हैं उनके ऊपर, ताकि उसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगा सकें, जैसे फॉल्स फ्लैग्स वो हर जगह करते आए। ये तो हो गया बैकग्राउंड। इसलिए ईरान जो है ये जंग जीत चुका है। जो लोग ईरान को अच्छा मानते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। अब जियोपॉलिटिक्स, ये कहा जा रहा है कि जी ईरान का वर्चस्व हो जाएगा। ईरान का वर्चस्व नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें अमेरिकन जो है वो अपनी साख पूरी तरीके से खो चुके हैं। उसकी मैं एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपको बताना चाहता हूं। वेस्टर्न ताकतें हैं वो अपनी साख बिल्कुल खो चुकी हैं। वो ईमानदार हैं या किसी भी मुल्क के साथ ईमानदारी कर सकती हैं, इसकी पूरी सबूत मौजूद हैं कि वो बिल्कुल भी कभी भी ईमानदारी से कोई काम कर ही नहीं सकते। वेस्टर्न ताकतों के ये सारे सबूत आ गए। उसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं 1947 से, भारत के पार्टीशन से। भारत इस दुनिया का और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमन और अमान कायम करने वाला सबसे ताकतवर देश होता अगर उसका पार्टीशन नहीं होता। उसके बाद ईरान में मुसद्देक, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा के शाह ऑफ ईरान एक डिक्टेटर को लाए अमेरिकन, CIA। ईरान का एग्जाम्पल है। कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आपस में जंग कराई गई और डिवाइड किया गया, वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कि एक देश थे उसको दो देशों में बदला। इजिप्ट का एग्जाम्पल है। वियतनाम को दो देशों में बदल ही दिया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बन गया था। वियतनामी लोगों ने आपस में लड़के अपना देश एक कर लिया, अमेरिकन को हराया। इराक का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। इजिप्ट का एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहम्मद अल सीसी जो वहां के लीडर हैं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो थे, उनको हटा के एक कू के जरिए बने, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो CIS कंट्रीज में हुआ, रशिया को तोड़ा गया, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। USSR का। लीबिया का क्या हाल हुआ, सबसे खुशहाल देशों में से एक देश था लीबिया। वहां खाना पीना, हेल्थ, घर, रोटी कपड़ा मकान सब फ्री था। आज क्या है लीबिया में, पूरी दुनिया देख रही है। सीरिया का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। बशर अल असद साहब को कहा जाता था वो टायरेंट है, सबूत हैं, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, लेकिन मजबूरी फिर वही होती है कि उनको खत्म करने के लिए अलकायदा, आतंकवादी संगठन, जो अब सबूत आ रहे हैं कि खुद वेस्टर्न ताकतों के यानी कि मोसाद के एजेंट्स थे। आज मोसाद ने अलकायदा और जो IS कहा जाता है, ASIS, उसी के एक आदमी को सीरिया हवाले कर दिया है। अब वो आतंकवादी नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान, अब लेटेस्ट वेनेजुएला। वेनेजुएला से पहले जो ग्रीनलैंड के बारे में आप सब जानते हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें ले लेना चाहिए। भाई बातचीत चल रही है, ये हम ले लें, वेनेजुएला हम ले लें, कल को कहेंगे भारत भी हम ले लेते हैं। ईरान को अब हम वहां पे अपने जो हुक्मरान है वो हम बनाएंगे ईरान में, क्योंकि बाकी सब जगह हमने बना लिए हैं। तो इस दुनिया में 2-3 एग्जाम्पल बचे हैं अभी। नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, तो छोटे मुल्क होने के बावजूद वेस्टर्न ताकतों के सामने झुके नहीं, दबे नहीं, छोटे मुल्क होने के बावजूद। हालांकि ईरान इतना छोटा देश नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उतना बड़ा मुल्क भी नहीं, वो झुके नहीं। ये है जो दुनिया के हर बाशिंदे को अभी अच्छाई और बुराई की जंग में से तय करना। अब भारत, अब अपने देश की तरफ मैं आना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ सभी भारतीयों को बताना पड़ रहा है, इस समय अगर हमारे देश में एक अच्छी लीडरशिप होती तो जो वैक्यूम अब क्रिएट होना ही, अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन अच्छी लीडरशिप नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में मैं आगे नहीं कह पाता। अमेरिका एक खत्म होने वाला एम्पायर हो चुका है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, कमजोर होने की तरफ बढ़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली चाइना एक राइजिंग एम्पायर है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो कमोबेश वैसी ही पॉलिसीज हैं जैसी अमेरिका की रही हैं।
वो भी हर मुल्क में जिसमें जा रहे हैं वहां पे डेट यानी कि पैसे उधार देके वहां के सरकारों को, वहां के लोगों को गुलाम बनाने की तरफ काम कर रही चाइना भी। तो एक एम्पायर अगर गिर रहा है तो जो दूसरा एम्पायर बन रहा है वो भी वैसा ही है। अगर भारत इस समय ऊपर बढ़ता, जिसका पूरा मौका इस वक्त भारत के पास अभी भी है, अगर हमारी लीडरशिप ठीक हो तो भारत किसी भी देश के साथ, मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा कभी नहीं करता जैसा अब चाइना करने जा रहा है और जैसा अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों ने और मोसाद और इसराइल ने किया। पूरी दुनिया के लोगों से भी यह अपील है, भारत के लोगों से खासतौर पर अपील है कि साइड चुने। इस वक्त लड़ाई ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच में हो रही है। साइड दो ही है, तीसरी कोई साइड नहीं है चुनने के लिए, लेकिन साइड चुननी पड़ेगी।